नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण की, क्योंकि 15 नवंबर की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की बची हुई 70 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, यानी कि कुल 300 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। लिहाजा एमपी और छत्तीसगढ़ में अब अपने आखिरी चरण में चुनाव प्रचार अपने शबाब पर भी पहुंच रहा है। इस दौरान अब कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति भी कुछ बदली दिखाई दे रही है। सभी अपने पत्ते खोल रहे हैं, चाहे जनसभाओं की बजाय रोड शोज पर फोकस करने की बात हो या फिर कास्ट पॉलिटिक्स के जरिए गोलबंदी करने की। कांग्रेस बीजेपी अब आखिरी वक्त पर अपने सारे पत्ते खोल चुके हैं। आज चर्चा इसी पर और कुछ सवाल भी रखेंगे। सवाल ये कि प्रचार के आखिरी चरण में क्या रणनीति बदल रही है? अब जनसभाओं से ज्यादा क्या रोड शो पर फोकस है? वोटिंग से पहले कास्ट पॉलिटिक्स का कार्ड कितना ज्यादा कारगर होगा? दिग्गजों की जो सभाएं हैं, क्या उससे सियासी हवा बदलेगी? और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या है कांग्रेस बीजेपी की अपने आप में चुनौती? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे जुड़ी हुई एक पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। कांग्रेस आई, तबाही लाई। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं। कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, यहां पे चुनाव कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार का कैपिटल है, भ्रष्टाचार की राजधानी है ये हिंदुस्तान की। अपनी खाली तिजोरी भरने के लिए मध्य प्रदेश में अपना कब्जा जमाना चाहती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में सेनाएं तैयार है। वादे, मुद्दे और बयानों की बौछार है। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में प्रचार के आखिरी चरण में अब कांग्रेस बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आखिरी चरण में जनसभाओं से ज्यादा रोड शो का जोर दिख रहा है। 8 नवंबर को प्रियंका ने इंदौर में रोड शो किया तो 10 नवंबर को राहुल गांधी ने जबलपुर में रोड शो किया और 13 नवंबर को भी भोपाल में राहुल का रोड शो हुआ। वहीं प्रियंका के बाद अब 14 नवंबर यानी मंगलवार को इंदौर पीएम मोदी का मेगा रोड शो होने वाला है। ये इस चुनाव में पीएम मोदी का पहला ओपन रोड शो होगा। बहरहाल रोड शो के अलावा दिग्गजों के दौरे भी बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका तो बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हर दिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं सभाएं कर रहे हैं और इन सभाओं में एक दूसरे पर जमकर हमले भी बोल रहे हैं। हम यहाँ झूठ बोलने नहीं आए। गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? 1200 का। आप लिख लो, चुनाव के बाद यहां मध्य प्रदेश में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हो जाएगा। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य को तय करने वाले चुनाव है। इसके साथ ही आखिरी चरण में सियासी दलों का गारंटियों पर भी जोर नजर आ रहा है। आपसे किए हर वायदे पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। जैसे हमने कर्जा माफी की पिछली बार वायदा किया था, इस बार हम उस काम को पूरा करेंगे। 2 लाख रुपए तक का कर्जा मध्य प्रदेश के किसानों का हम माफ कर देंगे। वोटिंग से पहले एक बार फिर कास्ट पॉलिटिक्स पर सियासत तेज होती दिख रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। आपने सुना होगा पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है,
तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले दिग्गजों के दौरे और दावों वादों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी की मातृवंदन योजना के मुकाबले कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 15,000 देने का वादा कर दिया है। इसके साथ ही विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग चरम पर है। छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए, ये कक्का का जाना भी पक्का। आज हर तरफ से खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है। राज्य सरकार है जिन तुम्हारे हित में फैसला करते, दूसरी तरफ केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, भाजपा वाला मंत्री सरकार है, तुम्हारे पैसा, तुम्हारे जेब से पैसा निकाले काम करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कांग्रेस बीजेपी के लिए अपनी अपनी चुनौतियां हैं। एमपी में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने बीजेपी की ओर से पेश हो रही चुनौतियां हैं। एमपी में बीजेपी को अपनी सत्ता बचानी है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी सत्ता, और इनके साथ ही दोनों ही राज्यों में धुआंधार प्रचार करने वाले कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों को पार्टी के साथ साथ अपनी साथ भी बचानी है। टीम न्यूज स्टेट। तो दोनों ही दलों के सामने अलग अलग प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं और अपनी कहीं ना कहीं चुनौतियां अपनी साख बचाने की भी है। एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी को अपनी सरकार बचानी है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी सरकार बचानी है। आखिरी दौर में इसको लेकर के क्या रणनीति हो रही, जरा बातचीत करते हैं और बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जी बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अभिनव बरोड़िया जी हैं। अभिनव जी आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं विश्लेषण के लिए। प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत। और प्रदीप तिवारी जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं क्योंकि थोड़ा एनालिटिकल आज हमारा सब्जेक्ट है कि आखिरी दौर में रणनीति बदल रही है। हम देख रहे हैं कि जनसभाओं से ज्यादा रोड शोज पर फोकस है। इसके अलावा कास्ट पॉलिटिक्स का मुद्दा बहुत तेजी से हावी होता जा रहा है। तीखे वार तो हो रहे हैं, डायरेक्ट वार किए जा रहे हैं। इधर महिलाओं पर खास फोकस है, इधर लाडली बहना योजना है। तो छत्तीसगढ़ में तो दोनों एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अलग अलग योजनाएं और अलग अलग दावे कर रहे हैं। आप इस दौर में अभी क्या देख रहे हैं इस वक्त माहौल? मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम तो बहुत जोर शोर से सभी पार्टियां अपने जो शीर्ष नेतृत्व का है वो पार्टियों के प्रचार के लिए उतार चुके हैं। आप चाहे महाकौशल देखें, प्रधानमंत्री जी का कई बार दौरा हो चुका है। अभी आने वाले समय में इंदौर में उनका रोड शो है प्रधानमंत्री जी का। तो मुझे लगता है कि और सीधी से भी जो चुनावी समीकरण है उसमें प्रियंका गांधी और सत्ता में जो राहुल गांधी जी, तो सभी जो शीर्ष नेतृत्व है तीनों पार्टियों के, समाजवादी पार्टी के भी मुखिया कई बार क्षेत्र में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रचार का सरूर है वो चढ़ता नजर दिखाई पड़ रहा है। और ये कारण है कि जितनी जो भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो मुखर हो रही हैं अपने जो कार्य किए हैं। 18 साल का बीजेपी ने जो कार्य किया है उसमें वो जला योजना का जिक्र कर रही है, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रही है, लाडली बहना योजना की बात कर रही है। तो कई सारी ऐसे जो योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है, उस योजनाओं को बार बार वो हर सभाओं में बात हो रही है। और ये डायरेक्ट चुनाव जो है केंद्र से चालू हो गया है। कहीं मध्य प्रदेश का कोई रोल न तो शिवराज जी का कहीं समझ में आ रहा है कि स्वराज जी के माध्यम से ये सारे काम हुए हैं। पार्टी ने अपने हाथ में कमान ले लिया है। केंद्रीय जो नेतृत्व है पार्टी का, बीजेपी का, वो अपने हाथ में कमान ले लिया है और वहीं से सारे फैसले किस तरह के भाषण तय होंगे। नहीं, लेकिन सर मैं एक और चीज, प्रदीप तिवारी जी, एक और चीज मैं अभी रीड कर रहा हूं इधर बीते एक हफ्ते 10 दिन में कि केंद्रीय नेतृत्व का दखल था, सब कुछ था। जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो सिर्फ जेपी नड्डा थे और बाकी प्रदेश के नेतृत्व थे। लेकिन इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो सक्रियता है, जो वो ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं,
वो केंद्र से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पीछे से हरी झंडी कुछ मिल गई है, मतलब कुछ ऐसा आप भी रीड कर रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है क्या कि उन्हें फिर से थोड़ा जो है ड्राइविंग सीट दे दी गई है? निश्चित तौर पर शिवराज जी एक सरल और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लीडर है। वो कभी सहज है और लोगों से मिलने का उनका जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। वो समाज से घुले हैं, जनता के बीच में अचानक पहुंच जाते हैं और उनका वो प्रभाव किसी एक क्षेत्र में नहीं है। उनका प्रभाव जो है बुंदेलखंड में भी है, उनका चंबल ग्वालियर में भी है, उनका मध्य क्षेत्र में भी है। तो मुख्यमंत्री रहने के नाते वो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं और ये आप देखिए कि उनका जो प्रभाव रहा वो सभी क्षेत्रों में रहा है। इसी कारण केंद्र नेतृत्व ने ये समझा 10 दिन में कुछ बदली है क्या स्थिति? 10 दिन में कुछ उनको इनपुट मिले क्या? कुछ अंदर से पीछे से इशारा है क्या? मैं कुछ समझना चाह रहा हूं आपसे ये। निश्चित तौर पर आप देखिए जैसे बिंद में बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही थी, तो सारे जो बिंद के जो बड़े लीडर हैं उन लोगों ने ये डिमांड करी कि स्वराज जी की कई क्षेत्रों में जहां सभा हो जाएगी तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक जो बड़ा वोट बैंक है निचले तबके का वो इनसे कनेक्टिव है डायरेक्ट, और ये जुड़ जाएगा तो इससे कई सारी सीटें जहां जिनमें 5,000 या 10,000 की पीछे उससे मत से पीछे हो सकती है, उन सीटों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। और ऐसी 20 से 25 सीटें हैं जो बहुत कम मात्रा में पिछली बार भी हारी थी, बीजेपी ने जीती थी, और इस बार भी वही उन्हीं समीकरण के आधार पर बीजेपी जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो सारी क्षेत्र जहां महाकौशल हो चाहे आपका मालवा हो, जो फंसी हुई सीटें हैं उनमें ज्यादातर सभाएं मुख्यमंत्री की दी जा रही है। एक चीज और अब जल्दी से समझना चाह रहा हूं मैं कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है, क्या उसने किसी तरह का कुछ गेम चेंजर होने का काम अभी तक कर रहा है? कुछ ऐसी स्थितियां और कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर देखिए, मैं तो महाकौशल में भी काफी अभी बीच में गया, लगातार चुनाव में रहा और अभी मैं बिंद में हूं। मुझे ये लग रहा था कि लाडली बहना योजना चूंकि काफी देर बाद हुई चालू हुई है और इसका इतना इम्पैक्ट सीधे सीधे नहीं जाएगा। कारण यह है कि कांग्रेस ने भी गारंटी फॉर्म भराया है, उसमें गारंटी दे रही है कांग्रेस भी कि आने वाले समय में हम इनसे बेहतर लाभ देंगे। लेकिन जो लोग जिस घर में 4 महिलाएं हैं या 5 महिलाएं हैं उनको जिनको पैसा मिलना चालू हो गया है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये समझ में आ गया है कि वर्तमान की जो सरकार है वो हमारे लिए बेहतर कर रही है। एक गेम चेंजर वाली स्थिति हो सकती है। सर मैं आता हूं आपके पास। प्रहलाद कुशवाहा जी, अभी लगातार बहुत से इनपुट्स और बहुत से सर्वेस की बात हो रही थी, लेकिन विन विन सिचुएशन है या फिर कई जगह चुनौती फंसी हुई है, कुछ मामले फंसे हुए हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, जितने भी हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो चुनाव को बड़ी ही गंभीरता के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है वो चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेता है। हमारी सभी टीम्स तैयार हैं, हमारा निचले लेवल तक का संगठन जो है वो घर घर तक संपर्क कर रहा है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं प्रहलाद कुशवाहा जी, कहा जा रहा है कि इस बार परिवर्तन की लहर है, ऐसा आप अभी देख रहे हैं क्या, या फिर आखिरी मोमेंट में कुछ आपने माहौल को परिवर्तित कर दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का ही पहले से ही प्लस माहौल है। अच्छा, जनता ने ही पहले से तय कर रखा है कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी है। और रही पिछले 10 दिनों की बात, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे बड़े नेताओं के दौरे हुए हैं और हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वही हमारे लिए प्लस हैं। हमने वो भी दौर देखा प्रहलाद जी, हमने वो भी दौर देखा जब शिवराज जी कह रहे थे कि ऐसा भैया हूं, जब चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। 2-3 कंटिन्यूटी में उनके भाषण आए थे। अब तो बिल्कुल अलग अंदाज दिख रहा है, बड़े चौड़े होकर के सीधे प्रहार कर रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं छोड़ रहे हैं, फिर वो कमलनाथ जी को, दोनों जोड़ी को अलग रॉ में दिख रहे हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए मुझे लगता है कि शिवराज जी जैसा संवेदनशील नेता मध्य प्रदेश की जनता को मिला है और वो बड़ी संवेदना के साथ बात करते हैं, अपने आप को जनता से कनेक्ट करते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल वहीं उठ गया ना कि जब उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, उसी के बाद ही तो तमाम तरह के प्रश्न उठने लगे। लेकिन अभिनव बरोलिया जी, ये कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल दिख रहा है आप लोगों को, राहुल गांधी भी ताल ठोक रहे हैं कि देख लीजिए भाई हम लोग जीत रहे हैं, कई बार आप लोग खुले मंचों से ये कह रहे हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट में बीजेपी का जो एक उत्साह है, जो जोश है, जो हमला है, वो अलग दिख रहा है। कुछ गेम चेंज हो रहा है क्या? सीधे दिख रहा है कि जिस दिन घोषणा पत्र जारी हुआ, आपको पता होगा 11:30 बजे हो रहा था, लेकिन 2 बज गए। और सबसे बड़ी बात उसमें आप देखिए, कर्मचारियों के फुट डल गए, हमारे बुजुर्ग
पेंशनधारियों के वोट डल चुके हैं और साथ ही पुलिसकर्मियों के वोट डल चुके हैं, उसके बाद इनका घोषणा पत्र है। तो आप समझ सकते हैं गंभीरता। भारतीय जनता पार्टी कोई गंभीर होकर चुनाव नहीं लड़ रही है, ये सब दिखावा चल रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो बहुत बड़ी हार की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अवसाद के दौर से गुजर रही है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जनता भी ये बात बहुत समझ गई है। आपको ये भी एक गंभीरता बता दूं कि लाडली बहनों की बात कर रहे हैं, लाडली बहनों की चर्चा इनने अपने घोषणा पत्र में नहीं करी और होर्डिंग देखिए 3-3 हजार के होर्डिंग लगा रखे, लेकिन आप पूरे पन्ने पलट के देख लीजिए, कहीं पर भी लाडली बहनों को 3,000 देने की बात नहीं है। तो ये दर्शा रहा है कि ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जनता भली भांति समझ गई है। चौराहे चौराहे पर बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला किया है। आज नरेंद्र सिंह तोमर जी का वीडियो, उनके बेटे का वीडियो जिस तरीके से पूरे प्रदेश की जनता की जुबान पर है और देख रहे हैं कि 500 करोड़ 1000 करोड़ ये जनता का पैसा है। जनता के पैसे की बर्बादी इनके भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों ने नहीं, करी लेकिन है। वो परसेप्शन आप क्रिएट करने में अभिनव जी कामयाब हो पाए क्या? सवाल तो यही है ना। अब जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत अलग नजर आ रही है खुद मुख्यमंत्री की। ऐसा लग रहा है कि भले अगर वापस से चुनाव जीतते हैं बीजेपी के लोग तो मुख्यमंत्री शिवराज ही बनेंगे। भले अभी तक उनके नाम पर नहीं लड़ा जा रहा, लेकिन अब लग रहा है उन्हें इशारा मिल रहा है। बॉडी लैंग्वेज अब साफ साफ कह रही है कि उनको बॉम्बे जाना है और एक्टिंग करना है। आज कमलनाथ जी ने रोड शो आप देखेंगे भोपाल का जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा हुआ था, लाखों लोग सड़कों पर थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़कर आए थे यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन करने, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप अगर ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो उसका आधार क्या है? देखिए, हमारे को जनता पसंद कर रही है। आपने देखा होगा कर्नाटक में 40 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त हुई। इसी तरह का कैंपेन बना हुआ था कि मोदी जी कहते थे कि बजरंगबली का नाम लेना और बटन दबाना, लेकिन जनता ने किसको चुना? कांग्रेस पार्टी को चुना, उसकी नीतियों को चुना। आज कर्मचारी, किसान, बेरोजगार, युवा, हर वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, हर वर्ग परेशान है और वो चाहता है बड़ा बदलाव। अच्छा, बदलाव चाहता है। लेकिन आपने लाडली बहना योजना का जिक्र किया और 3,000 की बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, क्योंकि इसी को गेम चेंजर बार बार माना जा रहा है और मुख्यमंत्री के बड़े करीब है। हर जगह पर, हर सभा में उसका जिक्र जरूर करते हैं प्रहलाद जी, लेकिन 1250 रुपया दे रहे हैं। 3,000 का बढ़ाने की बात एक नहीं, मैं हजारों उनके इस तरह के बयान दिखा दूंगा, जहां गए वहां ये बोला, लेकिन घोषणा पत्र में लिखित तौर पर क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हम 3,000 तक इस राशि को ले जाएंगे। उसी को लिखने में क्या दिक्कत हो गई? जो लाडली बहनाएं हैं उनके पास कांग्रेसी मित्र जाए भी नहीं, क्योंकि उनने जो फॉर्म भरा दे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। लिपटे पाए जा रहे हैं। उसको लिखने में दिक्कत क्या? वो 3,000 वाली बात हर नेता अगर कह रहा है, प्रहलाद जी आप भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के तो अनगिनत बयान है इस पर, उसको लिखने में क्या परेशानी हो गई? क्यों नहीं लिखे आप घोषणा पत्र में? लाडली बहना का देखिए, लाडली बहना योजना जारी रहेगी, ये आप उसमें पढ़िए। हाँ। मुझे लगता है कि लाडली बहना योजना उसमें जारी रहेगी और चाहे जिस प्रकार का सुबह बोले तो बोले, अरे इतने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। हमारे मित्र कह रहे हैं 3,000 देंगे। होर्डिंग लगा रहे हो आप, होर्डिंग लगा रहे हैं हमारे भ्रष्टाचार की बात करते हैं, डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, चाहे आसमान से लगा के जमीन को डाली, वो बात करते हैं भ्रष्टाचार की। यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार में, यहाँ पे रोड बनाई है, यहाँ पे हमने मैं आ रहा हूं, लेकिन प्रहलाद जी मैं ये समझना चाह रहा था कि जब लाडली बहनों के बारे में आप ये कहते कि 1 लाख बहनों को घर देंगे, कई जगह पर आपने लिखा 3100 समर्थन मूल्य, 2700 समर्थन मूल्य, स्पेसिफिक कह रहे हैं, 1250 दे रहे हैं, 3,000 तक बढ़ाएंगे, हर वक्तव्य अगर आ रहा है तो ये लिख करके क्यों नहीं दे पाए? मतलब कुछ ऐसी परेशानी है? मैं वो असल में प्रश्न उनका है, अभिनव जी का, उसी को मैं चाह रहा हूं आप क्लियर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि नहीं आप देने वाले हैं, क्या दिक्कत है? ये योजना पहले से ही मध्य प्रदेश शासन ने लागू कर रखी है, इसलिए उसको अलग से घोषणा पत्र में लागू करने की क्या हो सकता है? अच्छा, ओके, ठीक है। अभिनव जी सुन लिया आपने? हाँ, अरे ये जनता भी सुन रही होगी, न्यूज स्टेट के पूरे दर्शक सुन रहे होंगे, व्यूअर सुन रहे होंगे कि यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता कितना बड़ा झूठ बोल रहा है।
सामने सामने प्रदीप तिवारी जी के जो बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो भी समझ रहे होंगे। गांधी झूठ बोल बताइए आप, प्रदीप जी आप बता दीजिए किस तरीके के लोग हैं झूठ भरण करने वाले। आज जनता के सामने न्यूज स्टेट के सामने मध्य प्रदेश की जनता आप झूठ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार आपका झूठ बोल रहा है। चलिए ठीक है, मैं दोनों के पास आऊंगा। मैं देखिए अब प्रदीप जी के पास जाना चाह रहा हूं आखिरी में। प्रदीप जी देखिए, जब बात हो रही है ना अभी आखिरी मोमेंट में, दो चीजों की बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। एक महिलाओं का, तीन चीजें अगर देखा जाए, महिलाएं, युवा और जातिगत जनगणना। अगर लाडली बहना योजना की बात कर लें और जातिगत जनगणना की, इन दोनों पर कितना ज्यादा डिपेंड करने वाला है वोटिंग का आंकड़ा? देखिए, एक तो कांग्रेस ने जो बड़ा मुद्दा उठाया था ओपीएस को लेके, आप देखें तो जितनी पिछली सरकारें आई ठीक बात कह रहे हैं आप, हिमाचल में कांग्रेस की आई है, तो ओपीएस का एक बड़ा महत्व रहा है। और कर्मचारी जो है, कर्मचारी के परिवार भी बड़ा होता है, कर्मचारी वोटर भी है। तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी ने कोई कमिट्स भी नहीं किया और अपने संकल्प पत्र में कोई बात भी नहीं की, लेकिन कांग्रेस इस बार पक्ष में जाएगा दोहरा रही। अच्छा, 500 रुपए सिलेंडर वाला जी, और दूसरी बात रही 500 सिलेंडर का, तो देखिए मुझे लगता है कि इसका फायदा जरूर मिलता बीजेपी को, लेकिन थोड़ा लेट हुआ बीजेपी को। जो ये छूट देनी चाहिए थी, लोगों का ये मानना है, जिन चुनावी से हमने बात की, तो उनका ये मानना था कि चुनावी एक सगुफा हो सकता है। तो बिजली बिल को लेकर के भी कहा जा रहा है कि बीजेपी भी कह रही है, लेकिन वो भी लग रहा है कि चुनावी है, यानी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात आप ये देखें कि जिन क्षेत्रों में जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की लहर नहीं है, लेकिन लोगों की एक बात है कि 18 साल की सरकार है, तो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ, वो नाराजगी है सरकार के खिलाफ। जो सिटिंग विधायक है उसके लिए बहुत ज्यादा स्क्रूटनी की गई थी लिस्टिंग में, जो टिकट वितरण में, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन सर, मैं रोक रहा हूं क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो बस आखिरी के 2 दिन बचे हुए हैं, कल और परसों के। जब चुनाव प्रचार होगा उसके बाद 17 तारीख को वोटिंग, देखना होगा कि जनता का मूड क्या है। 3 तारीख को पता चल जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक।